पहले एपिसोड की कहानी में हम एलिसा नाम की लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं। एलिसा को फोन पर अपनी माँ का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। एलिसा काफी घबराई हुई दिखती है और अकेले घर पहुंचती है, लेकिन उसके घर पहुंचते ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके लिविंग रूम के बाहर लाइट ऑन ऑफ होने लगता है, साथ ही टीवी पे स्टैटिक सिग्नल्स आने लग गए थे। एलिसा बहुत डर जाती है और प्रे करने लगती है कि उसकी माँ जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। उसे अंदर से अपनी माँ की आवाज आती है, लेकिन अंदर आने पे कोई दिखाई नहीं देता। घर का सिक्योरिटी अलार्म भी ऑन हो गया था, जिससे वो काफी घबरा जाती है और तभी अचानक से घर के अंदर सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑन हो जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक बजना, टीवी ऑन हो जाना इत्यादि। इस पॉइंट पे एलिसा की माँ उसे बाहर से पुकारती है, लेकिन एलिसा डर के मारे ऊपर टेरेस की तरफ भागती है। हम देखते हैं कि एलिसा की माँ बाहर चेक करने आती है, जहां उन्हें एलिसा की लाश मिलती है। यहाँ से कहानी 6 महीने बाद पर आती है और हम बोल्टन नाम के शहर में हैं। हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो सभी दोस्त हैं और अपने ग्रुप को डिक हेड्स बुलाते हैं। नाउ फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं इस ग्रुप को हेड्स बुलाऊंगा। खैर, इस ग्रुप में है रॉच, रेन, एंथनी, नोआ और एशली। आज इन सब का आखिरी एग्जाम था, जिसके बाद सभी एक आउटडोर पार्टी के लिए आते हैं। यहाँ पार्टी में ताज या टैज, जो भी आप बोलते हैं, नाम का एक लड़का आता है जो इनके ग्रुप में इनवाइटेड नहीं था, लेकिन रॉच कहती है कि उसने ताज को इनवाइट किया है। वो ताज को अपने ग्रुप में ऐड कर लेती है और यहाँ रॉच को बेकी नाम की एक लड़की अपने पार्टी में बुलाती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि पार्टी में आने का चार्ज 10 यूरोज है और उसे अच्छे कपड़े पहन कर आना है। इस पर रेन रॉच से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन रॉच को यह बात अच्छी नहीं लगती। पार्टी में हम नोआ और रेन को साथ देखते हैं और ये देखकर भी रॉच अपसेट दिखती है। अब यहाँ रॉच सबसे अलग जाकर बैठ जाती है और तभी उसे बेकी के नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें उसे रेड रोज नाम की ऐप का लिंक मिलता है। रॉच उस ऐप को इंस्टॉल करती है और इस ऐप में रॉच का चेहरा एक स्माइलिंग फेस के तौर पे दिखता है, जो उसे काफी क्रीपी लगता है। अगले सीन में हम रॉच को अपने घर में देखते हैं, जहां वो अपने पिता विनी और अपनी 2 बहनें क्लैर और नोरा के साथ रहती है। एज एन ऑडियंस हम रॉच के फैमिली इन्वायरमेंट से और रूबरू होते हैं और ये फैमिली इकोनॉमिकल वीक है और घर का सारा ख्याल रॉच ही रखती है, क्योंकि उसकी माँ का कुछ साल पहले देहांत हो गया है। विनी कुछ दिन के लिए काम से बाहर जा रहा होता है और वो रॉच को कम्युनिटी हेल्प से सीरियल वगैरह लेने के लिए कहकर चला जाता है। आगे हम रॉच को एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ देखते हैं और ये लोग अपने क्लास की एक स्टूडेंट जया से मिलती है। रॉच जया से पूछती है कि वो पार्टी में आएगी या नहीं, जिस पर जया बताती है कि उसे अपने दोस्तों से मिलने मैनचेस्टर जाना है, लेकिन रॉच को लगता है कि ये सिर्फ उसका बहाना है क्योंकि उसके कोई दोस्त ही नहीं है। वो जया का मजाक बनाकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम ट्विंस बिग जेना और लिटिल जेना से भी मिलते हैं, जिनका काम लोगों को बुली करने का था। यहाँ ये लोग रेन को परेशान करते हैं, लेकिन रॉच उन्हें कन्फ्रंट करती है। अब हालांकि रॉच और रेन के बीच अभी भी प्रॉब्लम्स चल ही रही थी, बट स्टिल हाँ, रॉच का नहीं चाहिए ऐसा था। एनीवेज, घर पे रेड रोज ऐप रॉच से पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन रॉच को ये अजीब लगता है और वो मना कर देती है। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं, जो अपनी मॉम से छुपकर अपने पिता रिक से मिलने आई है। रिक उससे कहता है कि उसे अपनी माँ को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन रेन मना कर देती है। एनीवेज, रॉच के घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल ना पे होने की वजह से लाइट चली जाती है और वो फ्रस्ट्रेट होकर रेड रोज ऐप खोलती है। ऐप उसे फिर से पूछती है कि उसे कोई मदद चाहिए या नहीं, और इस बार रॉच हाँ कर देती है। ऐप रॉच को 3 विशेष अपने मिरर पे लिखने कहती है और रॉच लिखती है वेल्थ, पावर और रिस्पेक्ट। इसके बाद उसे एक कोट दोहराने को कहा जाता है, जो था रेड रोज रोज रेड, विल दिस थिंग आउट ऑफ माई हेड। रॉच ऐसा ही करती है और कुछ ही देर बाद घर की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। वो मीटर में चेक करती है जहां 100 यूरोज का पेमेंट किया गया था। इसके बाद रॉच को रेड रोज पर मैसेज आता है जिसमें वो ऐप उसका ख्याल रखने का वादा करती है। अगले दिन रॉच को घर के बाहर एक खूबसूरत ड्रेस और स्नीकर्स मिलते हैं, जिसके बारे में पूछने पर रॉच अपनी बहनों से कहती है कि ये उसे एक फेरी गॉड मदर ने दिए हैं। इस बारे में रॉच अपने एफबी पर भी पोस्ट डालती है और रॉच यहाँ से अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाती है और उन्हें अपने नए शूज दिखाती है। रेन यहाँ रॉच से फिर से बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि उसे उसके और नोआ के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस पर रॉच कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट वो उन दोनों को किस तक करने कहती है। अगले सीन में हम रॉच को अपनी बहनों के साथ जंगल में देखते हैं, जहाँ उसे ऐप पर एक मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि क्या वो अभी बाहर है। इस पर रॉच कहती है हाँ। ऐप उसे आग जलाने को कहता है और रॉच ऐसा ही करती है और तभी उसे अपने फोन का कैमरा ऑन होता दिखाई देता है, जिसमें वो एक इनविजिबल एंटिटी को अपनी माँ के रूप में बदलता हुआ देखती है। रॉच इससे बहुत डर जाती है और अपनी बहनों को लेकर भाग जाती है। तो अगले सीन में हम रॉच और रेन को देखते हैं, जहां रेन उससे कल के लिए माफी मांगने कहती है, लेकिन रॉच उसे उल्टा कन्फ्रंट करती है कि उसे अपनी माँ से छुपकर अपने पिता से नहीं मिलना चाहिए। इस बात पे उसका और रेन का झगड़ा हो जाता है और रेन रॉच की माँ का नाम ले लेती है। इस पर रॉच वहां से चली जाती है और रेन की माँ को बता देती है कि वो रिक से मिल रही है। रेन की माँ रेचल से कन्फ्रंट करती है, सेइंग कि रिक ने बहुत गलत काम किए हैं और उसे उससे दूर रहना चाहिए। रेचल उसे रॉच से माफी मांगने भी कहती है।
खैर घर पहुंचकर रोज अपनी माँ की एक पुरानी वीडियो देख रही होती है जब उसे ऐप पर मैसेज आता है कि उसकी माँ उसे याद करती है। तभी रिन रोज को मैसेज करती है जिसमें वो उससे माफी मांगती है, लेकिन रोज को कुछ और ही मैसेज मिलते हैं जिसमें रिन उसे उल्टा सीधा बोल रही थी। ये सब देखकर रोज काफी परेशान होने लगती है। नेक्स्ट दिन रोज फूड बैंक से खाना लेने जाती है जहां वो रिन को पार्टी में बात करने कहती है ताकि वो दोनों अपना झगड़ा सुलझा सके। रिन रोज का मैसेज पाकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहकर पार्टी में चली जाती है। इधर रोज भी अपनी बहनों को घर में रहने के लिए कहकर बेकी के पार्टी के लिए निकलती है, लेकिन पार्टी में रोज को रेड रोज से एक मैसेज आता है जो उसे नोआ को किस करने कहता है। रोज ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी वहां टीवी पर 2 मिनट के लिए रोज का फूड बैंक वाला वीडियो आता है और रेड रोज ऐप उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके सभी दोस्तों को उसकी असलियत बता देगा। रोज को मजबूरन नोआ को किस करना पड़ता है और ये सब एक लाइव कैमरा पे दिख जाता है जो रिन भी देख लेती है। रोज वहां से अपने घर की तरफ भागती है कि तभी रेड रोज उसे कैमरा फुटेज दिखाती है जिसमें उसकी बहनों के पीछे उसकी मॉम खड़ी थी। रोज की माँ यहाँ कहती है कि वो अब से क्लेयर और नोआ का ख्याल रखेगी, जिससे रोज बहुत डर जाती है और घर की तरफ भागती है। यहीं पे पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड के शुरुआत में रोज घर पहुंचती है जहां उसे अपनी बहनें एक अलमारी में छुपी हुई मिलती हैं। क्लेयर और नोआ उसे बताते हैं कि उन्होंने गार्डन में किसी को देखा था। तभी रोज को अपने कमरे से अपनी माँ के वीडियो की आवाज आती है और वो ऊपर जाती है जहां उसे अपना लैपटॉप ऑन दिखाई देता है। रोज यहाँ अपना कैमरा ऑन करती है जिसमें एक बार फिर हम उसकी माँ ग्लोरिया को उसके पास खड़ा देखते हैं। रोज बहुत डर जाती है और उस रात अपनी बहनों को अपने साथ कमरे में बंद कर लेती है। अगले दिन रोज अपने पिता से ग्लोरिया के बारे में बातें करती है और हमें पता चलता है कि ग्लोरिया ने डिप्रेशन में आकर खुद को मार ली थी। विनी रोज को समझाता है कि उसकी माँ के अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे और उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद विनी चला जाता है और रोज एक बार फिर अकेली पड़ जाती है। रोज के दोस्तों को भी उसका बिहेवियर अजीब लग रहा था। वहीं एंटनी रोज को कन्फ्रंट करता है सेइंग कि वो उनके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन रोज कहती है कि उसे किसी का कोई मैसेज आया ही नहीं। वो रिन को भी एक हैंड रिटन लेटर भेजती है जिसमें वो उसे रेड रोज के बारे में सब कुछ बताती है और मिलने के लिए बुलाती है। रिन रोज से मिलने तो आती है, लेकिन उसे लगता है कि सारी गलती रोज की है और वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है। रोज उसे रेड रोज ऐप दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ये ऐप अचानक से गायब हो जाता है और रिन को अपने शक पे और यकीन हो जाता है कि रोज नाटक कर रही है। यहाँ रिन और रोज का झगड़ा हो जाता है जिसमें रिन गलती से रोज को धक्का तक दे देती है। जब रोज वापस घर आती है तो देखती है कि किसी ने उसके और रोज के झगड़े को फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था। ऐप पर रोज को मैसेज आता है कि अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है, जिससे रोज टूट जाती है। रेनो बाकी सभी दोस्त रोज के अजीब बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जहां नोआ बताता है कि पार्टी वाले दिन भी रोज ने नोआ को किस करते वक्त माफी मांगा था, सेइंग कि उसे ऐसा किसी रेड रोज की वजह से करना पड़ रहा है। लेकिन रेन को अभी भी ये सब रोज का ड्रामा ही लग रहा था। वहां बाकी के दोस्तों को लगता है कि रोज अपनी माँ की तरह ही डिप्रेशन में जा रही है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज के फादर और उसकी दोनों बहन कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और विनी उसे भी साथ चलने को कहता है, लेकिन रोज कहती है कि उसे यहाँ कोई काम है और वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोशेल या रोज अपनी माँ के ग्रेव पर जाती है और पूछती है कि क्या वो सचमुच वापस आ गई है। इस पर रोज के फोन का कैमरा वापस ऑन हो जाता है, जहाँ ग्लोरिया कहती है कि वो उसके साथ ही रहने आई है और किसी भी रूप में आ सकती है। इस घटना से रोश इतना डर जाती है कि वो चर्च जाकर अपना खुद का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान भी उसे कैमरा में अपने पीछे ग्लोरिया दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। इसके बाद रोश के सारे दोस्तों से मिलने उसके घर आते हैं, जहां हम एज एन ऑडियंस रोश को बाथटब में देखते हैं, लेकिन घर के सारे लाइट्स वगैरह बंद थे, जिससे सभी को लगता है कि रोश घर पर नहीं है। तभी रिन देखती है कि रोश ने नए दोस्तों के बारे में फेसबुक पे पोस्ट किया है, जिससे वो बहुत एनॉय हो जाती है और सभी को लेकर वहां से चली जाती है। तो अगले दिन विनी और रोश की बहनें ट्रिप से वापस आती है और घर का डोर ओपन करती है। उन्हें रोश कहीं दिखाई नहीं देती और जब वो बाथरूम में चेक करती हैं तो उन्हें रोश की लाश मिलती है, जो देख विनी बहुत शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में हम पूरे शहर को रोश के फ्यूनरल में देखते हैं, जहां रेन सदमे में दिखाई दे रही थी और वो अचानक चीख उठती है कि रोश ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सभी दोस्त रेन को संभालते हैं, लेकिन टाउन के कई बच्चों को लग रहा था कि रेन की वजह से ही रोश ने खुद को मारा है। ऑब्वियसली ऐसा लगना लाजमी था, क्योंकि सभी लोगों ने उनके झगड़े वाले पोस्ट को देखा था और सबको ये भी लगने लगा था कि रोश और नोआ साथ में है और रेन उनके बीच आई थी। नोआ और बाकी सब रेन को समझाते हैं कि हो ना हो रोश डिप्रेशन में थी और वो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन रेन अब भी कन्विंस नहीं है कि रोश ऐसा कुछ कर सकती है। एंड सीन में हम रेन के फोन पर एक मैसेज आते देखते हैं, जो रोश के नंबर से आया था। इस मैसेज में लिखा था, रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, है इन द गार्डन, आई एम वेटिंग फॉर यू। साथ ही रेड रोज ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी था। रेन उस ऐप को डाउनलोड करती है और कहती है कि वो पता करके रहेगी कि आखिर रोश के साथ हुआ क्या है। यहीं पे दूसरा एपिसोड खत्म।
अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम रेन और नोआ को साथ देखते हैं। रेन रॉश की तरह अपनी मिरर पे विश लिखती है जहां वो रॉश से बात करना चाहती है। तभी उसके कैमरा पे हम रॉश को देखते हैं। रेन उसे देखकर बहुत डर जाती है, जिसके बाद नोआ उसे संभालता है और इसी वजह से वो उस रात वहीं रुकती है। नाउ अब ये ऐप रेन के फेसबुक पे लगातार पोस्ट डालने लगती है जिसमें इसने मिरर पे रॉश से बात करने की बात लिखी थी और नोआ के साथ थी। इस वजह से टाउन के कई लोग इंक्लूडिंग बिग जेना और लिटिल जेना उसे अब्यूज करते हैं और कहते हैं कि उसी की वजह से रॉश मारी गई। अब रेन के साथ भी रॉश की तरह अजीब घटनाएं होने लग गई थी और उसे बार बार रॉश की आवाज सुनाई देने लगती है। हम रेन और रॉश के परिवार को भी स्ट्रगल करते देखते हैं क्योंकि कोई भी रॉश की मौत को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा था। रेन तो इतना परेशान हो गई थी कि वो रॉश के ग्रेव पर जाकर माफी मांगती है, लेकिन रिक उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इस पॉइंट पर रेन अब बहुत तंग आ चुकी थी और वो अपने सभी दोस्तों को रेड रोज ऐप के साथ हुए अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को वो ऐप दिखाना चाहती है तब वो उसके फोन से गायब हो चुका था। अगले सीन में हम नोआ को देखते हैं जो जेना सिस्टर्स को मैसेज करती है कि वो रेन को ऑनलाइन बुली करना बंद कर दे। इसके लिए वो दोनों नोआ को मिलने बुलाती है। नोआ, रेन और बाकी सब वहां जाते हैं, लेकिन ये बिग जेना और लिटिल जेना का प्लान था जहां वो रेन को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती हैं। तभी सभी के फोन पे एक वीडियो आता है जब उसी टाइम का था जब रेन रॉश के ग्रेव पे माफी मांगने गई थी। जेना सिस्टर्स कहती हैं कि रेन अब भी रॉश के डेथ का इस्तेमाल कर रही है और उससे झगड़ने लगती है। सभी लोग यहाँ रेन को अक्यूज करते हैं, सेइंग कि वो भी अपने पिता की तरह ही एक कातिल है। इस पॉइंट पे रिवील होता है कि रेन के पिता रिक ने पास्ट में एक झगड़े के दौरान किसी का कत्ल कर दिया था और इसी वजह से उसका रेचल के साथ डिवोर्स हुआ था। रेन और जेना सिस्टर्स की यहाँ लड़ाई हो जाती है जिसे कई लोग कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम नोटिस करते हैं कि झगड़े के दौरान जया उनकी बातें सुन लेती है। आगे हम रात का सीन देखते हैं जहां रेन रेड रोज ऐप पर रॉश से बात करती है। रेन कहती है कि वो रॉश या रॉश नहीं हो सकती, लेकिन रॉश कहती है कि वो उसकी दोस्त ही है। इसके बाद रॉश रेन को अपने साथ गार्डन में आने के लिए इन्वाइट करती है और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि रेन ने ये कॉन्वर्सेशन अपने सभी दोस्तों को सुना दी थी, जिससे सब समझ जाते हैं कि रेन अब तक सच कह रही थी। तो सब टैश पता लगाता है कि रेड रोज ऐप की वजह से 6 महीने पहले अभी तक एक लड़की की जान गई है जिसका नाम अलीसा था। उसी वक्त सभी दोस्तों को एक मैसेज आता है जो उन्हें सच जानने के लिए अगले दिन ठीक 12 बजे मैनचेस्टर आने को कहता है। यहीं पे तीसरा एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। अब चौथे एपिसोड के शुरुआत में हम 2013 का सीन देखते हैं जब सभी बच्चों की मॉम्स टी रूम नाम के कैफे में काम करती हैं। प्रेजेंट डे में यह कैफे रेन की मॉम रेचल का है। ग्लोरिया, रेचल और बाकी सब एक रात एक सेंस करने की कोशिश करते हैं जहां वो स्पिरिट से बात करेंगे। एक स्पिरिट यहाँ आती है जो कि अपना नाम बताती है टॉम। ग्लोरिया ये नाम सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि टॉम उसके ग्रैंडफादर का नाम था। ग्लोरिया उस स्पिरिट से पूछती है कि क्या उसे अपने गलती का एहसास है। ये सुनकर ये स्पिरिट बहुत वॉयलेंट हो जाती है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम पर आती है जहां सभी दोस्त रेड रोज के बारे में पता लगाने मैनचेस्टर जा रहे हैं। ऐप पर रेन को एक मैसेज आता है जो उसे कहता है कि वो अपना फोन ऑफ ना करे। मैनचेस्टर पहुंचकर सभी लोग वहां जया को मौजूद देखते हैं और जया बताती है कि उसी ने उन्हें यहाँ इनवाइट किया है क्योंकि वो रेड रोज के बारे में बहुत कुछ जानती है। वो कहती है कि इस ऐप के पास यूजर का कैमरा, इंटरनेट, सोशल मीडिया और पूरी की पूरी पर्सनल लाइफ का कंट्रोल होता है। तभी रेन को ऐप से एक नोटिफिकेशन मिलता है और जब वो उसे ऑन करती है तो उसे रॉश दिखाई देती है। रॉश रेन को उसे फॉलो करने कहती है और वो सभी लोग रेन के पीछे जाते हैं। यहाँ रॉश रेन को ल्योर करके एक टनल के अंदर लाती है और रेन ऑलमोस्ट एक ट्रेन के सामने गिरने वाली होती है, लेकिन नोआ उसे बचा लेता है। इसके बाद जया सभी लोगों को एक इंटरनेट कैफे में ले जाती है जहां वो काम करती है। जया उन्हें एक डेस्क दिखाती है जो जेकब नाम के लड़के का था। हम देखते हैं कि जेकब ने अपने डेस्क पे कई रेड रोजेस ड्रॉ किए हुए थे। जया कहती है कि जेकब भी रेड रोज की वजह से मारा गया था और वो एक बहुत अच्छा कोडर था। जब उसने उन लोगों को रॉश के रेड रोज से कनेक्टेड होने की बात सुनी, वो समझ गई कि जेकब का कनेक्शन भी इसी से रहा होगा, इसलिए वो उसका कोड कॉपी करके रेड रोज के बारे में पता लगाएगी। इसके लिए जया रेन का फोन ले लेती है और उसे ऑफ कर देती है। उधर रेन के घर में रेचल के साथ कुछ अजीब हादसे होने लगते हैं जहां उसे रेन के फोन से अजीब मैसेजेस आते हैं और उसका लैपटॉप ऑन दिखाई देता है। तभी रेचल के दरवाजे पर रिक आता है जिसे देखकर रेचल बहुत गुस्सा हो जाती है। रिक कहता है कि उसे रेन ने मैसेज करके यहाँ बुलाया है और एक वीडियो भी रेचल को दिखाता है जिसमें रेन और उसके दोस्तों की लड़ाई हुई थी। रिक का कहना था कि ये मैसेज उसे रेन ने ही भेजा है और उसे पूरा यकीन है कि रेन को उनकी मदद की जरूरत है, लेकिन रेचल यहाँ रिक पे ही गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि रेन उसकी वजह से वॉयलेंट हो गई है। दूसरी तरफ जया रेन और बाकी सबको जेकब के घर लाती है जहाँ ये लोग जेकब की माँ से मिलते हैं। वो इन्हें नहीं पहचानती, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ये सभी जेकब के दोस्त हैं। जेकब की माँ यहाँ काफी इमोशनल होने लगती है जिसपे बाकी सभी लोग
लोग उन्हें संभालते हैं। वो सब बात करने में बिजी हो जाते हैं, जबकि रेन और जया जेकब के रूम की तलाशी लेने लगते हैं। यहाँ जया देखती है कि किसी ने जेकब के CPU वगैरह को जला दिया था, जो कि बहुत अजीब था। रेन को जेकब के बुक में एलिसा की एक ड्राइंग मिलती है और वो कहती है कि जेकब एलिसा को जानता था। यहाँ जया एक डायरी खोलती है जहां उसे दिखाई देता है रेड रोज ऐप का सारा कोड। जी हाँ, जया समझ जाती है कि जेकब रेड रोज ऐप का विक्टिम नहीं था, बल्कि उसी ने इस ऐप को बनाया था। तभी यहाँ जेकब के फादर आ जाते हैं और वो इन दोनों से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जया कहती है कि वो समझने की कोशिश कर रही है कि जेकब ने अपनी जान क्यों ली होगी, लेकिन अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पे जेकब के पिता कहते हैं कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान नहीं था और उन्होंने उसके कंप्यूटर पे कुछ आपत्तिजनक चीजें देखी थी। हम देखते हैं कि अब ग्रुप वहां से निकल रहा है जब जेकब की मां रिवील करती है कि उन्हें पता था कि वो सब जेकब के दोस्त नहीं हैं। जया और सभी लोग उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन वो कहती है कि उन्हें अपने बेटे के बारे में बात करके अच्छा लगा। हम देखते हैं कि जया ने जेकब की कोड वाली डायरी चुरा ली है। वहीं रेन को अपने फोन पर मैसेज मिलता है कि जेकब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो रॉश के साथ ही गार्डन में है। ना वापस बोल्टन आते हुए रेन को रेड रोज एक मैसेज भेजता है जिसमें उसे जल्दी घर पहुंचने के लिए लिखा हुआ था। रेन के घर पर रेचल और रिक के बीच रेचल का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम था साइमन। साइमन और रिक की हाथापाई हो जाती है जिसमें साइमन को काफी चोट लग जाती है। इसी बीच यहाँ रेन आती है और रेचल उसे गुस्से में घर से निकाल देती है। ऐसे में रेन नोआ के घर जाती है जहाँ वो उसे संभालता है। दूसरी तरफ जया को जेकब के नंबर से फोन आता है जहाँ जेकब उसे कहता है कि उसे वो सब कुछ मिल गया जो वो ढूंढने उसके घर पर गई थी। इसके बाद जेकब कहता है कि रेन का समय अब खत्म हो चुका है। यह सुनकर जया बहुत डर जाती है और यहीं पे चौथे एपिसोड की कहानी खत्म हो जाती है। तो इस पॉइंट पे हमारे मन में कई सवाल है, लाइक ये रेड रोज ऐप क्या है, क्या यहाँ सच में कुछ स्पिरिचुअल है या फिर ये ऐप का कमाल है, जेकब का इससे क्या कनेक्शन है, एलिसा जेकब से कैसे कनेक्टेड थी इत्यादि। वेल, इन सब का सवाल आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा जो कि कल या परसों ही आ जाएगी, जो कि होने वाला है रेड रोज का पार्ट 2 और उसमें हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एलिस नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि एक कैम गर्ल थी। अब जिन्हें नहीं पता कि कैम गर्ल क्या होती है, उन्हें मैं बता दूं कि कैम गर्ल्स ऑनलाइन प्राइवेट वीडियो शोज करती हैं जहां लोग उन्हें टोकन स्टिप करते हैं फॉर डूइंग समथिंग ओवर द कैमरा। अब ये समथिंग क्या है ये आप सभी समझ ही रहे होंगे, और जो टोकन स्टिप किए जाते हैं वो अल्टीमेटली मनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एलिस एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव कैम गर्ल थी जिसने अपने घर में एक स्टूडियो सेटअप कर रखा था फॉर लाइव वीडियो शोज। एलिस का कैम प्रोफाइल नेम था लोला_लोला और उसकी रैंक टॉप 70 में थी। तो लाइव शो करते वक्त एलिस के चैट में एक अननोन बंदा आता है जो कि उसे अपना गला काटने के लिए ढेर सारे टोकन्स देता है। एलिस भी ये करने के लिए काफ़ी टेम्प्ट हो रही थी और इस वजह से एलिस के शो पे ढेर सारी ट्रैफिक आ गई थी। कई लोग धड़ाधड़ टोकन्स दे रहे थे जिससे एलिस की रैंकिंग इम्प्रूव होकर 53 पे आ गई थी एंड फाइनली एलिस सचमुच अपना गला एक चाकू से काट लेती है। इन द वेरी नेक्स्ट सीन हम व्यूअर्स रियलाइज करते हैं कि ये सब बस एक सेटअप था जो कि एलिस ने अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए किया था, और इस सीन में ब्लड कट्स एंड एवरीथिंग वाज फेक। इस फेक सेटअप में एलिस की मदद एक बंदा कर रहा था जो कि इसके लाइव शोज का रेगुलर व्यूअर था और इस बंदे का यूजर नेम था टिंकर बॉय। अब दोस्तों, एलिस की ये लाइव शो इतनी हिट हुई कि एलिस को बार्निकल बॉब नाम के एक यूजर से प्राइवेट वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आती है जिसका रियल नेम था बार्नी। बार्नी कैम गर्ल्स को ढेर सारे टोकन स्टिप करता था और सपोजिटली वो इस वेबसाइट का ओनर भी था। एलिस बार्नी के लिए प्राइवेट बबल बाथ लाइव करती है और इसी दौरान बार्नी बताता है कि वो एलिस के टाउन को किसी काम से विजिट करने वाला है। ये दोनों प्लान करते हैं कि जब बार्नी एलिस के शहर आएगा तो एलिस उससे ज़रूर मिलेगी। तो नेक्स्ट डे हम व्यूअर्स एलिस को अपनी फैमिली के साथ देख पाते हैं जहां एलिस की माँ को उसके कैम गर्ल होने वाली बात नहीं पता थी। एलिस का छोटा भाई जॉर्डन इस बात को जानता था और वो एक काफ़ी सपोर्टिव बंदा था। एलिस की माँ एक ब्यूटी सैलून चलाती थी जहां एलिस अपनी मेकअप वगैरह करती थी, और यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है कि एलिस अपनी फैमिली से अलग रहती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसी दिन शॉपिंग करते वक्त एलिस को मार्ट में टिंकर बॉय दिखता है जो कि शायद उसे स्टॉक कर रहा था।
एनीवेज नेक्स्ट नाइट एलिस फिर से लाइव कैम शो करती है जहां वो टॉप 50 हिट करने के लिए सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन अचानक शी रियलाइजेस कि उसकी रैंक एकदम से गिरने लग गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक दूसरी कैम गर्ल विद प्रोफाइल नेम प्रिंसेस एक्स एक लाइव शो कर रही थी जहां वो व्यूअर्स को एलिस की शो छोड़कर उसकी शो पे आने को बोल रही थी। प्रिंसेस एक्स का कहना था कि अगर लोला 10 रैंक्स नीचे जाएगी तो वो कैमरा पे कंप्लीटली न्यूड होगी, जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था। Now this was quite frustrating for Alice और इसीलिए नेक्स्ट डे वो अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की लाइव शो करती है which I cannot describe in this video, और इस शो की वजह से एलिस फिर से टॉप 50 में आ गई थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस अपने अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश करती है, लेकिन ये वेबसाइट उसके पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, एलिस देखती है कि उसके अकाउंट से ऑलरेडी एक लाइव शो चल रही है जिसमें वो खुद इस शो पे लाइव बबल बात कर रही थी। दिस वॉज क्वाइट वियर्ड क्योंकि एलिस खुद को लाइव देख पा रही थी जबकि रियलिटी में शी वॉज लॉग्ड आउट ऑफ हर अकाउंट। एलिस इस वेबसाइट के कस्टमर सपोर्ट से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग एलिस की किसी तरह से मदद नहीं कर पाते हैं। इनिशियली तो एलिस को लगता है कि मे बी ये वेबसाइट उसकी कोई पुरानी वीडियो को लाइव प्लेबैक कर रही होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि जब एलिस अपने कैलेंडर में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने कभी भी ऐसे लाइव बबल बात नहीं किया था। तो एलिस फौरन ही मैड हैटर नाम से एक न्यू अकाउंट बनाती है और वो खुद के यानी कि लोला के लाइव रूम में जाकर मैसेजेस करने लगती है कि शी इज़ द रियल लोला। एलिस के ऐसा करते ही उसकी मैड हैटर वाली अकाउंट को बैन कर दिया जाता है फ्रॉम दैट रूम। इसके बाद एलिस फिर से एक न्यू अकाउंट बनाती है विद द नेम मिस्टर टी पॉट और वो लोला के रूम में नॉर्मली चैट करना शुरू करती है। टू आवर सरप्राइज लाइव कर रही लोला इन चैट्स का रिप्लाई भी कर रही थी, विच फर्दर प्रूव्स कि ये कोई ओल्ड वीडियो की रीप्ले नहीं थी। एलिस पूरी तरह से परेशान थी और वो फौरन ही अपने कैम फ्रेंड्स को सारी बातें बताती है। इवन दे वर शॉक्ड, लेकिन किसी के पास एलिस के अकाउंट को वापस रिट्रीव करने का कोई आइडिया नहीं था। इन सब के दौरान टिंकर बॉय एलिस को फॉलो करते उसकी मॉम के घर पहुंच जाता है जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसका असली नाम आर्नल्ड है। एज यूजुअल टिंकर बॉय लोला के लिए डेस्परेट था, लेकिन एलिस उसे वहां से भगा देती है। अब दोस्तों उस दिन एलिस के भाई जॉर्डन की बर्थडे थी और जॉर्डन का एक फ्रेंड लोला की लाइव स्ट्रीम देख चुका था, इसीलिए वो बर्थडे पार्टी में सबके सामने बता देता है कि एलिस एक कैम गर्ल है, विच वॉज शॉकिंग फॉर हर मॉम। दिस वॉज क्वाइट एन एम्बैरसिंग सिचुएशन और अपने मॉम के घर से एलिस फौरन खुद के घर वापस आती है जहां वो पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस से भी एलिस को कोई मदद नहीं मिलती है। अब दोस्तों यहां एलिस के अकाउंट से फेक लोला लगातार लाइव किए जा रही थी जिसमें वो गन शॉट सुसाइड फेक करना, पब्लिक लाइब्रेरी में न्यूड होना जैसी हरकतें कर रही थी, जिससे उसकी रैंक काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी। इस वेबसाइट पे नंबर 1 रैंक पे एक बेबी गर्ल नाम की मॉडल थी जो कि लोला के साथ कोलैब करने वाली थी एंड एलिस डिसाइड्स कि वो बेबी गर्ल के बारे में पता करके उससे डायरेक्टली मिलेगी। मीनवाइल बार्नी शहर में आ गया था और वो एलिस से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। एलिस बार्नी से सिर्फ इसीलिए मिलती है क्योंकि बार्नी रियल लाइफ में बेबी गर्ल से मिल चुका था और एलिस किसी तरह बार्नी से बेबी गर्ल का एड्रेस निकलवाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों इनके मीटिंग के दौरान ही कैम वेबसाइट पे लोला लाइव आ जाती है, विच वॉज शॉकिंग फॉर बार्नी क्योंकि लोला तो उसके सामने थी। बार्नी को लगता है कि एलिस कोई हम शक्ल है जो कि उसे स्कैम करने आई है और इसीलिए वो ज़बरदस्ती एलिस पे असॉल्ट करके उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। एलिस किसी तरह यहाँ से बच के भागती है और उसे बार्नी से बेबी गर्ल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। एलिस फौरन ही घर पहुंच के बेबी गर्ल की रियल आइडेंटिटी को ऑनलाइन खोजती है जहां उसे पता चलता है कि बेबी गर्ल का रियल नेम हैना डैरिन है एंड सरप्राइजिंगली हैना कई महीनों पहले एक कार क्रैश में मारी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि हैना या फिर बेबी गर्ल के अकाउंट से भी जो कोई अब तक लाइव कर रही है वो हैना नहीं बल्कि कोई और है एंड मोस्ट प्रोबेबली हैना के साथ भी वही हुआ होगा जो फिलहाल एलिस के साथ हो रहा है। एलिस लोला और बेबी गर्ल के लाइव शो को देखती है जहां उसे एहसास होता है कि ऐसी और भी कई टॉप कैम गर्ल्स हैं जिनके अकाउंट को हैक किया गया है और ये सभी फेक लड़कियां एक प्रोग्राम की तरह सेम बातें अलग अलग तरह से बोलती रहती हैं। एलिस फौरन इन सभी हैक्ड कैम गर्ल्स की प्रोफाइल चेक करती है और इन सब का टॉप फ्रेंड था टिंकर बॉय। ये सब देखकर एलिस फौरन ही टिंकर के घर का पता करती है और वो उसे कन्फ्रंट करती है। टिंकर बताता है कि उसे पहले से ही पता है कि कई
टॉप कैम गर्ल्स के अकाउंट हैक हो चुके हैं और जो कोई भी इन अकाउंट्स को हैक करता है वो किसी तरह इन लड़कियों की एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाकर लाइव शोज करवाता है। टिंकर प्रॉमिस करता है कि वो एलिस की मदद करेगा, बट हम व्यूअर्स पहले से जानते हैं कि टिंकर बस एक बेवकूफ़ ठरकी इंसान था। एलिस भी फ़ौरन इस बात को रियलाइज़ करती है और वो टिंकर को टेज़ करके वहाँ से चली जाती है। इन घटनाओं के दौरान हम एलिस की माँ को भी देख पाते हैं जो कि इस बात को एक्सेप्ट कर ली थी कि उनकी बेटी एक कैम गर्ल है एंड नाउ शी वॉज ओके विद दैट। तो दोस्तों अब एलिस को किसी तरह अपने सारे व्यूअर्स को बताना था कि वो रियल है और उसके अकाउंट को जो कोई भी यूज़ करके लाइव कर रही है वो एक फेक है। इसीलिए एलिस फिर से मिस्टर टी पॉट वाले अकाउंट से वेबसाइट पे लॉगिन करती है और वो लोला के वीडियो रूम को ज्वाइन करती है। एलिस लोला को ढेर सारे टोकन्स देती है ताकि ये दोनों एक दूसरे से प्राइवेट वीडियो चैट कर सकें जिसे सारे व्यूअर्स लाइव देखेंगे। एलिस घर में वैनिटी मिरर, टेलीविजन और वेबकैम को इस तरह से सेट करती है कि व्यूअर्स इन दोनों को एक साथ लाइव देख पाएंगे। तो वीडियो चैट शुरू होती है एंड टू आवर सरप्राइज फेक लोला एलिस को देखकर समझ ही नहीं पाती है कि वो दोनों सेम दिखते हैं। आई मीन अगर कोई भी इंसान अपने जैसा सेम दिखने वाला इंसान को देखेगा तो वो एकदम शॉक्ड होगा, लेकिन फेक लोला एकदम नॉर्मल और रोबोटिक एक्ट कर रही थी। दिस क्लियरली प्रूव्स कि जिस किसी ने भी एलिस के अकाउंट को हैक किया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से इंसानों जैसी सेम दिखने वाली लाइव मॉडल्स क्रिएट कर पाता है। एलिस ने सालों मेहनत करके अपनी कैम प्रोफाइल को टॉप 50 में लाया था और टॉप 50 में आने के लिए एलिस ने हजारों वीडियोस बना रखे थे। तो इस कंप्यूटर प्रोग्राम ने एलिस के सारी पुरानी वीडियोस को एनालाइज किया होगा एंड देन इस प्रोग्राम ने एक मॉडल बनाई, एक डिजिटल मॉडल जो कि सेम एलिस की तरह दिखती है। इस प्रोग्राम ने एलिस के प्रोफाइल को हैक किया और ये डिजिटल मॉडल एलिस के प्रोफाइल से हमेशा लाइव आके पैसे कमा रही है। अब जो लोला के व्यूअर्स थे वो अपने स्क्रीन पे दो लोला को एक साथ देख रहे थे विच वॉज शॉकिंग और इस वजह से लोला के वीडियो रूम में ट्रैफिक बढ़ती जा रही थी। एलिस फेक लोला को एक गेम खेलने के लिए चैलेंज करती है जहां गेम का विनर हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। फेक लोला अग्रीज और पहली राउंड थी मंकी सी मंकी डू और इस राउंड को फेक लोला जीत जाती है। फेक लोला एलिस को स्ट्रिप करने बोलती है और एलिस उसकी बात मानते हुए स्ट्रिप करती है। अगली राउंड में एलिस अपना सर टेबल पे पटक लेती है जिस वजह से उसकी नाक टूट जाती है, लेकिन फेक लोला जब ऐसा करती है तो उसकी शक्ल एकदम सही सलामत थी। एलिस बोलती है कि यू आर नॉट रियल और वो फिर से अपना सर टेबल पे पटकती है जिससे उसकी नाक पूरी तरह से लहूलुहान होकर टूट चुकी थी। दूसरी तरफ फेक लोला भी अपना सर टेबल पे मारती है, लेकिन यहाँ उसकी स्क्रीन ग्लिच होकर खून को एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे रेंडर कर रही थी विच क्लियरली शोड कि फेक लोला रियल इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक थी। इस राउंड में ऑडियंस एलिस के लिए वोट करके उसे जिता देती है और एलिस फेक लोला से उसके अकाउंट की पासवर्ड मांगती है। अब चूंकि फेक लोला एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी वो गेम के रूल को फॉलो करते हुए अपना पासवर्ड एलिस को दे देती है और एलिस अपने अकाउंट में लॉग इन करके इस अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट मार देती है। डिलीट होने से पहले हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लोला रैंक 1 पे आ गई थी, लेकिन एलिस ने लोला के अकाउंट को ही डिलीट कर दिया था। यहाँ सीन चेंज होकर कुछ दिनों बाद की आती है जब एलिस की नोज़ अब हील कर चुकी थी और वो अपनी मॉम एंड मेकअप की मदद से अपनी नोज़ को सही लुक दे पाई थी। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स एलिस को ईव बॉट यूज़र नेम से एक नई कैम गर्ल वेबसाइट पे फिर से एक नई अकाउंट बनाते हुए देखते हैं विच शोज़ कि एलिस हार नहीं मानेगी और वो वापस स्क्रैच से कैम शोज़ करने के लिए तैयार है। एलिस की रैंक फिलहाल 167,000 थी बट शी वॉज ऑल रेडी टू मूव अप द लैडर। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैम मूवी की स्टोरी और इस फिल्म की एंडिंग को हम 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आप सभी के सामने तीनों पर्सपेक्टिव रखूंगा और आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस थ्योरी में बिलीव करते हैं। तो दोस्तों पहली थ्योरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है जहां हम बेसिकली मूवी में घटित घटनाओं के बेसिस पे बातें करेंगे। एलिस एक वेब कैम गर्ल थी जिसका कैम गर्ल वेबसाइट पे यूजर नेम लोला था। एलिस काफ़ी फेमस हो रही थी लेकिन एक दिन अचानक उसकी अकाउंट हैक हो जाती है। ये हैकर कौन है इसके बारे में मूवी में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये शायद कुछ लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि कैम गर्ल्स के अकाउंट को हैक करके उनकी डिजिटल डुप्लीकेट्स बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये डुप्लीकेट्स कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बता
बता दूं कि एलिस कई सालों से लाइव शोज कर रही थी, तो उन वीडियोस के डेटा को एनालाइज करके डुप्लीकेट्स बनाया जा सकता है। ये डुप्लीकेट्स लंबे समय तक लाइव कर पाते हैं बिकॉज दे बेसिकली आर कंप्यूटर प्रोग्राम विद कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स, और इन वेबसाइट्स की मदद से ये ग्रुप्स काफ़ी पैसे कमा पाते हैं। एलिस ये तो पता नहीं लगा पाई कि इस हैकिंग के पीछे किसका हाथ था, लेकिन वो अपने फेक डिजिटल कॉपी वाले अकाउंट को डिलीट कर पाई एंड फाइनली वो फिर से अपनी कैम गर्ल वाली जर्नी शुरू करेगी। सो दिस इज अ शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन, लेकिन दोस्तों यहाँ जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी डीप है। तो दूसरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एलिस हम सभी को रिप्रेजेंट करती है जो कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मूवी के एक सीन में जब एलिस पुलिस को अपने घर बुलाती है तो पुलिसमैन का कहना था कि एलिस बस इंटरनेट से बाहर आएगी एंड शी कैन सी दैट उसके लाइफ में कोई रियल इश्यूज हैं ही नहीं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है जहाँ हम सोशल मीडिया या फिर दूसरे वेबसाइट्स पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं कि वो हमारी रियल लाइफ को अफेक्ट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब पे दूसरे लोगों को एंजॉय करते हुए, ट्रैवल करते हुए, नई गैजेट्स यूज़ करते हुए या फिर कुछ अच्छा खाते हुए देखते हैं और हम खुद के बारे में ख़राब सोचने लगते हैं। कई बार हम एकदम फिट गर्ल मॉडल या फिर वेल बिल्ट लड़कों को देखकर अपनी बॉडी को कोसने लगते हैं और ये चीज़ें हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। हम सोचते हैं कि दूसरों की लाइफ कितनी सही है और काश हमारी लाइफ भी इतनी अच्छी होती जहाँ हमारे पास अच्छा खाना, अच्छा गैजेट होता, लेकिन रियलिटी में किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। एलिस के केस में अगर आप गौर करेंगे तो वो कैमरा पे एकदम कॉन्फिडेंट, हॉट और लाइकेबल लड़की है, लेकिन रियल लाइफ में वो डरपोक सी अंडर द रेडार रहने वाली टाइप लड़की है। दीज आर कंप्लीटली टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। और ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पे भी होता है जहाँ लोग कैमरा पे हमेशा खुश दिखते हैं और वो अपनी बेस्ट फोटोज़ ही लगाते हैं। लोगों की लाइफ एकदम अमेजिंग और हैपनिंग होती है जहाँ वो दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भी हमारी तरह एकदम नॉर्मल लोग हैं, जस्ट दैट वो कैमरा पे एकदम अलग और अमेजिंग टाइप दिखते हैं। मूवी के लास्ट में एलिस अपने अकाउंट को डिलीट करके इन सब से बाहर निकलती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि कैम गर्ल होने की एडिक्शन उसे वापस इस प्लेटफॉर्म पे खींच लाती है। एलिस अपनी लाइफ में मूव ऑन करके कोई जॉब कर सकती थी, लेकिन वो वापस से कैम गर्ल ही बनी। इन शॉर्ट, ये मूवी आज के ज़माने के डिजिटल वर्ल्ड और उसके लोगों को रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों, थर्ड थ्योरी काइंड ऑफ रेफरेंसेज है जहाँ हमें इस फिल्म में एलिस इन वंडरलैंड मूवी की कई ईस्टर एग्स मिलती है। जैसे कि इस फिल्म की मेन लीड का नाम एलिस है जो कि वंडरडेल स्ट्रीट में रहती है। एलिस इस फिल्म के दौरान मैड हैटर और मिस्टर टी पॉट जैसे यूजर नेम्स यूज़ करती है और इस नाम के सारे कैरेक्टर्स एलिस इन वंडरलैंड मूवी में हैं। मूवी के लास्ट सीन में जब एलिस अपने डिजिटल कॉपी से बातें कर रही होती है तो डिजिटल कॉपी ने एक रेड हार्ट शेप की इनरवेयर पहन रखी थी विच रिप्रेजेंट्स क्वीन ऑफ हार्ट्स। नाउ एलिस इन वंडरलैंड मूवी की नेक्स्ट फिल्म है एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास, और कैम मूवी में भी एलिस अपने डिजिटल कॉपी को एक वैनिटी मिरर के सामने कन्फ्रंट करती है। तो बेसिकली कैम मूवी में हमें एलिस इन वंडरलैंड मूवी की कई रेफरेंसेस मिलती हैं और इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि कैम फिल्म बस एलिस की एक इमेजिनेशन थी। उसकी अकाउंट वगैरह कुछ हैक नहीं हुई थी, बल्कि वो काइंड ऑफ हेलुसिनेट करके अपनी ही डिफरेंट पर्सनैलिटी से बैटल कर रही थी। मैं पर्सनली इस वाली थ्योरी में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इस फिल्म में एलिस की अकाउंट एक्चुअली में हैक हुई थी और उसकी डिजिटल कॉपी भी क्रिएट की गई थी।